a very good afternoon. Myself शिप्रा, मैं यहाँ पे सीपीटी के लॉ के लिए आईओसी के साथ एसोसिएट हुई हूँ और फर्दर मैं जिस सब्जेक्ट को लेना जा रही हूँ वो है सीपीटी का आईओसी से एसोसिएट होने के बाद मर्केंटाइल लॉज। हम लॉ का इंट्रोडक्टरी क्लास लास्ट सेशन में रख चुके हैं। बेसिकली क्या था, कितने मार्किंग स्कीम है, क्या क्या कवरेज है, वो सारा हम पढ़ चुके थे, सारा डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओनली अबाउट आवर सिलेबस कि सीपीटी में मर्केंटाइल लॉ का कवरेज कितना है, कौन कौन से एक्ट कवर होते हैं, हमें कितना पढ़ना है अगर हमें अपना सीपीटी का एग्जाम क्रैक करना है। मार्किंग स्कीम मैं आपको बता चुकी थी कि मर्केंटाइल लॉज हमारे सीपीटी के एग्जाम में 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स का कवरेज करता है। इस सिचुएशन में उस 40 मार्क्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हम देखेंगे। कितने चैप्टर्स हैं, कितने एक्ट हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। देन वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में भी हो चुका था, लेकिन स्टिल मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि अगर लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी सेशन का कुछ सेक्शन अगर हमारे स्टूडेंट्स ने किसी सेंटर पे मिस कर लिया है तो वो दोबारा से उस चीज को व्यू कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आज जो बेसिकली क्लास रखी गई है, जो ये लाइव डेमो रखा गया है, जो ये लाइव क्लास रखी गई है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ अवर चैट सिस्टम। हमारे सभी सेंटर्स के बीच में चैट सिस्टम अलाउ यूज हम कर रहे हैं सभी सेंटर्स पे, और जिस वजह से आप अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप लोग मुझे कोई क्वेरी भेजते हैं देन मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आज हूँ। तो सबसे पहले हम ये चीज देखना चाहेंगे कि हमारा चैट बॉक्स किस तरह से वर्क कर रहा है। यही रीजन है कि आज हमने ये क्लास रखी है, क्योंकि फर्दर हमें जो कम्युनिकेट करना है, जो अपने स्टूडेंट्स के ओपिनियन जानने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स के थ्रू हो सकता है। सिर्फ कैमरे के आगे खड़े होके मेरे लेक्चर के थ्रू स्टूडेंट्स नहीं समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो हमारे बीच, जो हमारी पढ़ाई को, हमारे कम्युनिकेशन को आप जिस तरह से मुझे व्यू कर रहे हैं, उस चीज को अगर कोई आसान बना रहा है वो हमारा चैट बॉक्स है। क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके मन में जो भी बात है, वो हमारा चैट बॉक्स आपकी बात को मुझ तक और मेरी बात को आप तक पहुंचा रहा है, जो हमारी पढ़ाई को, जो हमारे सिलेबस को, जो हमारे टारगेट को आसान कर रही है। तो किसी भी सेंटर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग जब हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे, जब हम अपना कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मर्केंटाइल लॉ कितने मार्क्स का कवरेज है ये हम लोग बता चुके थे। आज जो हमें देखना है कि हमें बेसिकली लॉ में पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है। वो 3 चैप्टर्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड चैप्टर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज अवर
Sale of Goods Act 1930. And the last one, the Indian Partnership Act 1932. हमारे पूरे सीपीटी का सिलेबस सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर्स के बीच में घूम रहा है. हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ वही नोट्स जो हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा. आई एम डैम श्योर अगर अपनी क्वेरी आप हर क्लास में मुझे भेजते हैं, अगर आप मेरे से अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं, इन दैट केस आपकी क्वेरी मुझे मिलती है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देती हूँ और आप हमारा मटेरियल अच्छे से पढ़ते हैं, देन आपको सीपीटी का एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर दोज सीपीटी स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द जून अटेम्प्ट. जो बच्चे जून अटेम्प्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, उन स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपना जून अटेम्प्ट वाला अटेम्प्ट सीपीटी का जरूर क्लियर करें, क्योंकि ऑनवर्ड्स जून हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, मार्किंग स्कीम चेंज होने वाली है, नए सब्जेक्ट्स बढ़ने वाले हैं और हमारा सिलेबस अब से भी ज्यादा वास्ट होने वाला है. बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा. तो जिन भी स्टूडेंट का अटेम्प्ट ये वाला है, आई रिक्वेस्ट टू दैम प्लीज अपना अटेम्प्ट इसी में क्लियर करें, यही वाला जून वाला अटेम्प्ट में क्लियर करें, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी कोचिंग लिया है, आपको उसका बेनिफिट मिले. हम स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या कह रहा है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा बोल रहा है, इट केम इनटू फोर्स ऑन, कब एप्लीकेबल हुआ है हमारा ये एक्ट, किस डेट को एप्लीकेबल हुआ है? हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ है ऑन 1 September 1872. हमारा ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को एप्लीकेबल हुआ है. इससे पहले क्या कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था? था या नहीं था? द क्वेश्चन अराइज. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था. ये जो इससे पहले वाला जो एक्ट था वो हमारा ब्रिटिश एक्ट था, जिसे मॉडिफाई करके इसमें चेंजेस लाके, क्योंकि उससे पहले हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस ब्रिटिश एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया और उस मॉडिफिकेशन के बाद जो ब्रिटिश एक्ट था वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चेंज हो गया और जिस डेट से ये एप्लीकेबल हुआ वो डेट थी 1 September 1872. It extends to whole India except the state of Jammu and Kashmir.
हमारा ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया में, होल इंडिया में एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्सेप्ट सीपीटी में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के हैं कि आपका ये एक्ट होल इंडिया में एप्लीकेबल है, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। इस सिचुएशन में आपके पास ये ऑप्शन फॉल्स होगा। रीजन, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब हम होल इंडिया की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर भी उसका एक पार्ट है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में होल इंडिया का क्वेश्चन आता है देन आपका वो आंसर इनकरेक्ट होना चाहिए। रीजन, हमें बार बार बोल रहे हैं दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बेसिकली अपने चैप्टर पे आते हैं। अब बेसिकली हम ये पढ़ते हैं, हमने ये देख लिया कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब एप्लीकेबल होना शुरू हुआ, कब फोर्स में आया। सेकेंडली हमने ये देख लिया ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। अब हम इसके अंदर का मैटर समझते हैं। अब ये समझते हैं कि हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलने जा रहा है, हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या समझा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले अगर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना है तो उस सिचुएशन में जो सबसे पहली चीज समझनी है वो ये कि हमें ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि आगे की टर्म्स क्या होती हैं और इन सब चीजों के फीचर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले हमें जो समझना है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन H। कॉन्ट्रैक्ट मैम ये सेक्शन क्या होता है, हमें सेक्शन समझ में नहीं आया। जब भी आपका कोई एक्ट बनता है, जब भी हमारा लॉ किसी भी एक्ट का फोर्स में लाता है, एप्लीकेबल करता है, उस सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे एक्ट होते हैं जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें सेक्शंस क्या होते हैं। हर एक एक्ट अपने सेक्शंस देता है, क्योंकि अगर हर एक एक्ट का इंडिविजुअल सेक्शन नहीं होगा तो नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तीनों में सेक्शन हमें एक साथ ही देने हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सपोज 100 सेक्शंस तक की कवरेज कर ली है और हमारे अदर एक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगेन आगे के 200 सेक्शंस की कवरेज कर ली है एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आगे 300 सेक्शन की कवरेज कर ली है, उस सिचुएशन में सेक्शंस को याद रखना स्टूडेंट के लिए, लॉयर के लिए, जज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉ ने सबसे इजी तरीका बताया है कि अगर आपकी डेफिनेशन है वेदर दैट इज फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। किसी भी एक्ट में कोई भी डेफिनेशन है वो आपकी डिफाइन की जाएगी अंडर सेक्शन 2। किस सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे? किसी भी एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन नहीं है तो उसे हमेशा सेक्शन 2 में डिफाइन किया जाएगा। उस सिचुएशन में जब हम किसी एक्ट की कोई डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 डिफाइन करते हैं और उसका सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन क्या बताता है हमें? सब सेक्शन हमें बताता है कि अंडर सेक्शन 2 हमें कौन कौन सी डेफिनेशन मिल रही है। इज दैट क्लियर? हर एक सेंटर पे ये बात समझ में आ रही है? हमारे अलग अलग एक्ट अलग अलग सेंटर पे मैं बताना चाह रही हूं, हमारा हर एक एक्ट अलग अलग सेक्शन दिखाता है। क्या बताता है? अलग अलग सेक्शन। लेकिन डेफिनेशन का कवरेज हर एक एक्ट में अंडर सेक्शन 2 होता है। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हमारी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 है। आप किसी भी एक्ट में कोई भी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे वो अंडर सेक्शन 2 होगा। इसी तरह आप किसी भी एक्ट में उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे वो अंडर सेक्शन 1 होगा। दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप अपने एग्जाम में सेक्शन को किस तरह से याद रख सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट की बेसिक प्रॉब्लम होती है कि मैम या सर हमें सेक्शंस नहीं याद हो रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 1, डेफिनेशन ऑफ द एक्ट अंडर सेक्शन 2। इज दैट क्लियर? स्टिल अगर किसी सेंटर को कोई प्रॉब्लम है देन वो अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। हमारा चैट बॉक्स ऑन है, आपकी क्वेरी ड्यूरिंग द क्लास यहीं पे सॉल्व की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन H। क्या कह रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? एन एग्रीमेंट enforceable by law। An agreement enforceable by law is a contract। मैम enforceable वर्ड क्या होता है? ये एग्रीमेंट वर्ड क्या होता है? हमें तो ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इस सिचुएशन में अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझनी है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनफोर्सेबल वर्ड क्या होता है। एनफोर्सेबल का मतलब होता है लागू करना। लागू करना। अगर आपका कोई एग्रीमेंट हमारा लॉ, हमारा कानून लागू कर देता है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैंने क्लास को बीच में 2 मिनट के लिए डिसकंटिन्यू किया क्योंकि मैं आप लोगों की चैट नहीं देख पा रही थी, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं देख पा रही थी। दैट्स वाई मैंने अपने सीनियर को यहाँ पे बुलाया। हम अपना चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। अगर आपको किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है देन प्लीज आप अपनी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। चैट बॉक्स जस्ट ऑन ही होने वाला है। अगर आपकी लास्ट टाइम भी कोई क्वेरी होगी तो मैं वो देख के आपको आंसर करती हूँ। स्टिल अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल है, हमारे कानून ने उसे लागू कर दिया है, इस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हमारा अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन H एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आ गई, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी कौन करना चाहिए? क्या आप और मैं कर सकते हैं? नहीं। एनफोर्स कौन कर सकता है? एनफोर्स हमारा लॉ कर सकता है, हमारा कानून कर सकता है।
तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एनफोर्सेबिलिटी हमें समझ में आ गया। इस सिचुएशन में हमें ये समझ में आ गया कि कौन एनफोर्स करेगा, हमारा लॉ उसे एनफोर्स करेगा। अब हमें ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इज दैट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट